हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का छठा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। 5 लेक्चर अपने चैनल पे आ चुका है, ठीक है। और 6 लेक्चर में हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में मेरे भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में, है ना। और यार एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब होते हैं फास्ट एक्सपांसन। क्या होता है मेरे भाई, फास्ट एक्सपांसन, तेजी से फैलना। क्या चीज, तेजी से फैलना। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फास्ट कंप्रेशन, मतलब ना तेजी से कंप्रेस होना, दबना। या तो तेजी से फैल जाए या तेजी से क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। अच्छा, इसी को हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे मेरे भाई, इसी को हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या हमने बोला, फास्ट कंप्रेशन या फास्ट एक्सपांसन को एडियाबैटिक प्रोसेस बोलना है। अच्छा मेरे भाई, तो स्लो कंप्रेशन या स्लो एक्सपांसन को हम क्या बोलेंगे, तो स्लो कंप्रेशन, स्लो एक्सपांसन को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोला हमने, स्लो कंप्रेशन या स्लो एक्सपांसन को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा मेरे भाई प्यारा सा हम एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। बाईसाइकिल का चक्का, साइकिल का चक्का है ना, जो या किसी गाड़ी का आप चक्का ले लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको साइकिल का ही चक्का लेना है। आप ट्रक का ले लो, बस का ले लो, बाइक का ले लो, किसी का चक्का लेना है आपको। तो साइकिल, बाईसाइकिल, टायर और ट्यूब के बारे में बात करते हैं। आप रास्ते पे जा रहे हो और क्या होता है, एक कांटी हल जाता है, एक कांटी हल जाएगा, एक कील हल जाएगा, तो हवा बहुत तेजी से निकलेगा कि धीरे धीरे निकलेगा, तो हवा निकलेगा पहली बात, बट धीरे धीरे निकलेगा। अच्छा, किसके साथ हम इसका तुलना करेंगे मेरे भाई, कि गर्मी का समय है और चक्का आवाज कर गया, तो आवाज कर गया अगर आपका चक्का, उसी जगह पे एक कांटी हल गया है आपके चक्का में, एक कील हल गया है, तो आवाज करने में एक साथ हवा निकल गया और कांटी हलने में धीरे धीरे हवा निकला। जो काम धीरे धीरे हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो कंप्रेशन या क्या बोलेंगे, स्लो एक्सपांसन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कांटी हलने वाले प्रोसेस को क्या बोलना है मेरे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। आवाज कर गया चक्का तो क्या बोलना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वही एग्जाम्पल है मेरे भाई कि ये अपना साइकिल का चक्का है, ठीक है, और इसमें एक छोटा सा कील हल गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, तो पिन होल, मतलब पंक्चर हो गया है ट्यूब, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोला गया है भैया आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोला गया है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे भाई, सेम ये भी साइकिल का चक्का है, लेकिन ये आवाज कर गया, ब्रस्ट कर गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो फास्ट कंप्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो एडियाबैटिक प्रोसेस। और समझिए एक मान के चलिए एक बैलून है, ठीक है, और इसमें हीलियम गैस भरा हुआ है और ये 37 डिग्री सेल्सियस पे और 1.7 ATM के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये आवाज कर जाता है। बाहर का जो ये है वो 1 ATM का प्रेशर है, ठीक है। तो जब आवाज कर गया तो हम इसको क्या कैसा बोलेंगे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। अब इसी बात को, ये सेम चीज से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इरिवर्सिबल, क्या चीज, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस विल डिक्रीज। इसमें क्या हो रहा है,
इरिवर्सिबल है मतलब कि जो हवा निकल गया वो तो गया, इरिवर्सिबल है। कैसा प्रोसेस है मेरे भाई? तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। और टेम्परेचर क्या होगा मेरे भाई? बैलून के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का क्या है? तो बाहर का जब ये टेम्परेचर जाएगा तो कम हो जाएगा, है ना। तो इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक प्रोसेस और टेम्परेचर ऑफ गैस विल डिक्रीज। ये आईआईटी मेन में भी पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है और एम्स में भी पूछा गया है। इस बात को और समझिए मेरे भाई। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इनिशियल प्रेशर कितना है मेरे भाई? 1.7 atm। आपको जैसे मन वैसे बना लो, आपको समझना है ऐसे समझ लो, ध्यान में रख लो, बात सही है ना। देखिए तो इनिशियल प्रेशर कितना है मेरे भाई? 1.7 atm और फाइनल कितना है? तो 1 atm। तो इनिशियल है 1.7 और फाइनल कितना है? 1 atm। अगर आपसे पूछ दे कि फाइनल टेम्परेचर बताना है तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर प्लस में 273 केल्विन में पूछा जा रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 310 केल्विन हो जाएगा। फाइनल आप आराम से निकाल लोगे, है ना, फाइनल तो निकल जाएगा। और फाइनल टेम्परेचर आपसे क्या पूछा गया है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, जो बात हम आपको अभी बताएं, ठीक है। और समझिए, और इस बात को समझिए मेरे भाई। एडियाबैटिक प्रोसेस की जब हम बात करेंगे तो DQ का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगर मेरे भाई हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे तो DQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? हमको कुछ मतलब नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। देखिए तो DQ का वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि हीट गेन या हीट लॉस किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। क्या हम बोले? हीट गेन या हीट लॉस बराबर 0। तो वही बात हमने लिखा कि हीट गेन या हीट लॉस किसके बराबर? 0 के बराबर। मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि ना ही हीट गेन करेगा ना ही हीट लॉस करेगा। क्या हमने बोला? ना ही हीट गेन करेगा ना ही हीट लॉस करेगा। कौन से प्रोसेस में? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में। मतलब नाइदर हीट गेन नॉर हीट लॉस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और समझिए मेरे भाई, अब हम आपको बताने वाले हैं क्या कि अगर हम पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो आप क्या पढ़े हैं? आप पढ़े कि DQ बराबर DW प्लस में DU। क्या आपने पढ़ा पहला लॉ? DQ बराबर DW प्लस में DU। पहला लॉ आप यही तो पढ़े थे, DQ बराबर DW प्लस में DU। तो मेरे भाई अगर हम बात कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की तो हम आपको ये बोले कि भैया DQ का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ है, एडियाबैटिक प्रोसेस में DQ का वैल्यू 0। अब समझिए, और DQ बराबर DW प्लस में DU। तो DQ के जगह पे हम 0 रख देते तो DW प्लस में DU। तो DW बराबर क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव ऑफ DU हो जाएगा। DW बराबर क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव ऑफ DU हो जाएगा, ठीक है। और समझिए, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। DW बराबर होता है NCV/dt। क्या होता है? DW बराबर NCV/dt विथ माइनस साइन यहाँ पे, क्योंकि हम क्या बोले? DW बराबर माइनस में DU, तो उसके जगह पे माइनस NCV/dt। और इसी चीज को CV को हम क्या लिख सकते हैं? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। CV को क्या लिख सकते हैं? R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसके बाद क्या है मेरे भाई? DT है। DT का क्या मतलब हुआ? तो फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को घटाना है। तो DT के जगह पे टेम्परेचर फाइनल माइनस के टेम्परेचर इनिशियल। इसी बात को हम लिख रहे हैं NR। फाइनल टेम्परेचर के जगह पे इनिशियल भी लिख दीजिए, माइनस के फाइनल, या आपको लिखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 रहने दीजिए विथ माइनस साइन। ध्यान से सुनिए, NR
फाइनल माइनस इनिशियल है तो माइनस रहने दीजिए, और अगर माइनस साइन को कॉमन ले लीजिए तो इनिशियल माइनस के फाइनल कर दीजिए, दोनों बात सही है, ठीक है। या तो ऊपर वाला और नीचे वाला कब आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, कब सही हो जाएगा, तो जब आप माइनस साइन को क्या करेंगे, तो माइनस साइन को आपको क्या करना है, तो कॉमन ले लेना है, बाहर निकाल देना है। इसी चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एनआर टेम्परेचर इनिशियल माइनस एनआर टेम्परेचर फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। एक बात हम लोग जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, NRT, पीवी बराबर NRT। तो NRT के जगह पे हम P इनिशियल भी इनिशियल, NRT फाइनल के जगह पे P फाइनल भी फाइनल लिख देते, तो DW बराबर P इनिशियल भी इनिशियल माइनस में P फाइनल भी फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया एडियाबैटिक वर्क डन बता दो, क्या आपसे कोई बोलेगा एडियाबैटिक वर्क डन बता दो, फिर आप उसको क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल माइनस में प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो एडियाबैटिक वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आइसोकोरिक वर्क डन बता दो, तो मेरे भाई आइसोकोरिक वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। आइसोकोरिक वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्यों आइसोकोरिक वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलिए और समझिए, अगर हम आइसोबारिक वर्क डन की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। क्या हमने बोला कि आइसोबारिक वर्क डन की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या हमने वही लिखा है कि आइसोबारिक वर्क डन प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस के इनिशियल वॉल्यूम। और अगर हम आइसोथर्मल वर्क डन की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। क्या हमने बोला कि आइसोथर्मल वर्क डन की बात करें तो 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 टू द बेस 10। अच्छा, अगर हम एडियाबैटिक वर्क डन की बात करें, अभी ऊपर पढ़े, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यही सारी बातें हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और समझिए, एक छोटा सा प्यारा सा मेरे भाई ग्राफ है, काफ़ी काम का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। देखिए तो वाई एक्सिस में प्रेशर लिए हैं और एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम लिया है। ध्यान रहे, वाई एक्सिस में प्रेशर, एक्स एक्सिस में वॉल्यूम। अब आप देखिए मेरे भाई, अगर हम बोले ना, इस ग्राफ में 2 पार्ट है। अगर हम ये रेड वाली लाइन को देखिएगा, ये जो रेड लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे आइसोबारिक लाइन। क्या हम बोलेंगे मेरे भाई, आइसोबारिक बोलेंगे। अच्छा, ये जो आइसोबारिक क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई, तो प्रेशर क्या है आपका, सेम है। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को एडियाबैटिक बोलेंगे। ऑलरेडी हम इस ग्राफ को एक बार आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम एडियाबैटिक बोलेंगे। ये जो मेरे भाई ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको हम आइसोथर्मल बोल रहे हैं, और ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इसको हम आइसोकोरिक बोल रहे हैं। अब इस बात को और ध्यान से समझिए कि अगर आप देखेंगे मेरे भाई, जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इधर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है, तो मेरे भाई एक्स एक्सिस की तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इलोंगेट कर रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि इधर इलोंगेशन या वॉल्यूम बढ़ने को हम एक्सपांसन बोलते हैं। अगर हम 0 की तरफ आए, ओरिजिन की तरफ, इधर की तरफ, तो कंप्रेशन हो रहा है, मतलब क्या हुआ, तो वॉल्यूम घट रहा है। अच्छा, तो अब इस बात को समझिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है, तो एक्सपांसन के केस में सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा एरिया देखिए तो आइसोबारिक,
फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक, और फिर कौन हो जाएगा, तो आइसोकोरिक, है ना। देखिए तो सबसे पहले हम आइसोबारिक लिखे हैं, फिर उसके बाद आइसोथर्मल, फिर उसके बाद एडियाबैटिक, और ये तो आइसोकोरिक का लाइन है, एरिया ही नहीं है तो इसको हम रहने देते हैं। तो ये जो हमने आपको केस बताया, ये इलोंगेशन का केस बताया, वॉल्यूम बढ़ने का केस। अब अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे, जब हम इधर की तरफ आएंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया ये वाले सेक्शन का है, और ये सेक्शन कौन सा है, ब्लैक लाइन, तो एडियाबैटिक है, फिर उसके बाद आइसोथर्मल है, और उसके बाद आपका कौन सा है, तो आइसोबारिक है। तो हमने लिखा वर्क डन एडियाबैटिक, फिर आइसोथर्मल, फिर आइसोबारिक। केस किसका है, तो कंप्रेशन की बात कर रहे, मीन्स जो काम एक्सपांशन में हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट कंप्रेशन में हो रहा है फॉर वर्क डन के लिए, ठीक है। अच्छा, और समझिए, अब हम बात कर लेते हैं मेरे भाई कि एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन तो बता दीजिए मेरे भाई। हम क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें मेरे भाई, तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो पीवी की पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होते हैं। क्या हमने बोला मेरे भाई, पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। क्या हमने बोला, तो पीवी की पावर 1 बराबर कांस्टेंट। अगला है मेरे भाई, हम बात कर रहे एडियाबैटिक प्रोसेस की, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अच्छा, इस बात का क्या मतलब हुआ, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और पी इक्वल टू एनआरटी अपॉन भी। तो अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि P के जगह पे nRT अपॉन भी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। और इसी चीज को हम क्या लिख सकते, तो nRT भी की पावर -1 इंटू भी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहां से हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो यहां से T, nR तो हमारा कांस्टेंट है, भी की पावर -1, और गामा को हम भी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाई nR। तो यहां से क्या हो गया, तो यहां से हो गया पी इंटू भी की पावर गामा कांस्टेंट, और टी इंटू भी की पावर गामा -1 भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और समझिए, अगर हम इसको और देखें तो और क्या होगा मेरे भाई, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पीवी बराबर एनआरटी, तो भी बराबर एनआरटी अपॉन पी, तो पी भी के जगह पे एनआरटी अपॉन पी होल की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं पी एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा डिवाइडेड बाई पी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो पी की पावर क्या हो गया 1, पी की पावर माइनस गामा, टी की पावर गामा, और n, और r की पावर गामा, n की पावर गामा से हम डिवाइड कर दिए कांस्टेंट को। फाइनली क्या हो गया, p की पावर 1 माइनस के गामा इसके लिए, और यहाँ t की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हमको इक्वेशन ध्यान में रखना है कि p इंटू भी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, t इंटू भी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और p की पावर 1 माइनस गामा इंटू t की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है। एक छोटा सा रिवीजन है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके कि गामा बराबर Cp अपॉन Cv होता है, और गामा का वैल्यू 5/3 जो कि 1/6-7 के बराबर होता है फॉर हीलियम, नियोन, आर्गन, जिसको हम मोनो एटॉमिक गैस बोलते। गामा का वैल्यू 7/5 विच इज इक्वल टू 1.40 फॉर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, F2N2 डाइएटॉमिक गैस के लिए। गामा का वैल्यू 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 फॉर NH3CH4O3 मीन्स के पोली एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें, या ट्राई एटॉमिक भी बोल लीजिए, गामा इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 फॉर इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डाईएटॉमिक गैस। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, 3 मोल हीलियम और 3 मोल हाइड्रोजन, तो गामा का वैल्यू 1.5। इसी को हम इक्यूमोलर बोलते हैं, मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक गैस, ठीक है। 5 मोल आर्गन हो गया जो कि मोनोएटॉमिक, और 5 मोल ऑक्सीजन, इसके लिए गामा का वैल्यू 1/5, ठीक है।
तो ये है हमारा कुछ कहानी, ये अपना छठा लेक्चर था मेरे भाई। अब 6 नंबर पॉइंट जो कि डेरिवेशन है इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको हम लोग अगले लेक्चर मीन्स 7th लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो आपके मित्रगण हैं, आपके दोस्तगण हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको भी बोलिए कि ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब का सिलसिला बना रहे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आएँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।